नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। इसके पहले वीडियो में हमने आपको उस अलंकार और शब्दालंकार पढ़ाए थे। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अर्थालंकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित ना होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ कथन विशेष में यानी किसी के द्वारा कही हुई बात, कथन का मतलब होता है किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई बात में किसी विशेष सौंदर्य यानी कोई खास सौंदर्यता, उसमें सुंदरता प्रकट की गई हो और उसको शब्द पर आश्रित ना होकर उसके अर्थ की विशिष्टता बताई गई हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर अर्थालंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, यानी हाथी की उपमा टीले से की गई है, जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार किया जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अर्थालंकार के प्रमुख अर्थालंकार बताते हैं। प्रमुख अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं हमारे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिसंयुक्त अलंकार। अब देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु यानी अत्यंत सादृश्य मतलब कोई भी वस्तु में जब अत्यधिक समानता दिखाई देती है और वो वस्तु तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन उसमें समानता दिखाई देती है। एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से जब की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, जिसकी उपमा दी जाए या जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख की तुलना चांद से की गई है, इसलिए यहाँ पर मुख उपमेय है। बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उपमान। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है, चांद की तुलना मुख से की गई है तो चांद उपमान है। जो नेक्स्ट देखते हैं साधारण धर्म। इसमें उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण यानी बिल्कुल समानता, जो गुणों में समानता होती है उसको समान गुण बोलते हैं, या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है तो मुख और चंद्रमा में समानता बताई गई है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म। बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। इसमें वाचक में क्या होता है? किसी के जैसे, किसी सा या उसके सम या उसके जैसा, जब कोई ये शब्द आते हैं तो वाचक शब्द होता है। आगे देखते हैं, यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि इसमें एक दो लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे लुप्तोपमा कहते हैं। अब निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमा अलंकार को समझिए। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपर्युक्त काव्य की पंक्ति में हमने देखा है कि टीला उपमेय है और मखमल के झूल पड़े हाथी उपमान है। सा, जो सा शब्द है वाचक है
किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। बच्चों, साधारण धर्म छुपा हुआ है। कवि का आशय है कि मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। तो इसमें कवि दर्शाना चाहता है टीले की तुलना हाथी से, क्योंकि हाथी भी विशाल होता है और टीला भी विशाल होता है। विशाल मतलब ऊंचा और बड़ा। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतएव इस प्रकार की तुलना उपमेय का प्रयोग लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है और नीला साधारण धर्म है और जैसे वाचक शब्द है। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतएव यहाँ पे पूर्वोपमा अलंकार है। तो बच्चों, आपने समझा होगा उपमा अलंकार। और पूर्णोपमा में कुछ भी छुपा नहीं होता है, जैसे कि इसमें छुपा हुआ होता है मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी से, इसमें विशाल शब्द का लोप हुआ है तो लुप्तोपमा अलंकार है, और इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है तो पूर्णोपमा अलंकार है। आगे चलते हैं बच्चों। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ में अत्यंत समानता, गुण में अत्यंत समानता जब होती के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में हम देखते हैं कि उदयगिरि पर मंच का और रघुवर पर बाल पतंग का, सूर्य का संतों पर और सरोज यानी कि फूल, सरोज का संतों पर सरोज का एवं लोचनों माने नेत्रों पर, भौरों का, भृंगो मीन्स भौरों होता है, भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसमें उदयगिरि मंच की तुलना की है, रघुवर बाल पतंग की तुलना की है और संतों पर सरोज की और नैनों पर भौरों की, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। विषय वारि मन मीन भिन्न नहीं होत कबहुँ पल एक। इस लाइन में हमने देखा है विषय पर वारि का और मन पर मीन यानी कि मछली का अभेद आरोप होने से रूपक का सौंदर्य है, यानी रूपक की सुंदरता है। चलिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि रूपक अलंकार क्या होता है। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द क्या होते हैं बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें हम जब दोहा देखते हैं या कोई पंक्ति देखते हैं तो उसमें आता है मनो शब्द आता है या मानो शब्द आता है, मनु मनहु जानो जनु जनो जो। जब भी ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम पहचान जाते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, और घन दामिनी, दामिनी घन अंतर शोभत हरिब्रज भामिनी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता है कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्यामवर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं जैसे मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना यानी कल्पना कर ली गई है, कल्पना कर ली गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि गोरी गोपियां और श्यामवर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली। तो यहाँ पर गोरी गोपियों को बिजली और श्यामवर्ण कृष्ण को बादल बताया है। तो यहाँ पर मानो शब्द का यूज हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब
देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मनौ सुसरिता विमल जल उछरत जुग मीन। यहाँ झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नैनों में दो उछलती हुई मछलियाँ की अपूर्व संभावना की गई है। यानी जब घूंघट के अंदर दो नेत्र जो हैं उनकी तुलना जो है मछलियों से की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि मानो मानो आंखों पर्दे के अंदर दो नैन हैं और मान लिया कि वो मछलियों की तरह चंचल है। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप यानी जड़ पर जड़ का मतलब है प्रकृति, जड़ प्रकृति, और चेतन का मतलब है कि मानवीय, जैसे जो आदतें मानव में होती हैं, जो आदतें मानव में होती हैं, और जड़ का मतलब होता है निर्जीव, और निर्जीव वस्तु पर जो अगर मानवों की आदतों को लेकर अगर कोई पंक्ति होती है या कोई काव्य होता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हमने देखा है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि उषा सुबह को कहते हैं और सुबह जड़ है। पर नागरी का मतलब है स्त्री, नगर में रहने वाली स्त्री, उसकी तुलना सुबह से की गई है। यानी चेतन का आरोप जड़ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर सुबह निर्जीव है और नागरी सजीव है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जैसे मेघ बन ठन के और संवर के, बन और ठन के कौन निकलता है, मनुष्य के आदतों में आता है बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर मेघ यानी जड़ को बता दिया है, जड़ निर्जीव है, मेघ यानी मेघ निर्जीव है, और सजीव बन ठन के तो मानव चलता है सजीव होता है। तो यहाँ सजीव की निर्जीव पर जो आरोप लगाया है तो यहाँ पर इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। दिव्य सावधान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। उसी तरह जैसे हमने ऊपर देखा था मानव की तुलना मेघ से करी है, और यहाँ पर सुंदर परी की तुलना संध्या से कर दी है। संध्या भी जड़ है, निर्जीव है, और सुंदर परी सजीव है। इसलिए सजीव संध्या मीन्स क्या होता है, संध्या माने शाम, सुंदर परी की तुलना शाम से कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अतिसंयोक्ति अलंकार। जहाँ अतिसंयुक्त अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से वर्णकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिसंयुक्त अलंकार होता है। किसी भी वस्तु या पदार्थ या कोई कहा हुआ कथन सीमा से ऊपर प्रस्तुत कर दिया जाए, किसी चीज़ को या किसी बात को बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर अगर कहा जाए तो उसको अतिसंयुक्त अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। भूप सहस 10 एकहि बारा लगे उठावन टरत नटारा। धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। अब समझिए कि यहाँ पर 10,000 राजा एक साथ शिव धनुष को उठा रहे हैं और वो हिला भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पंक्ति लिखी गई है, तो यहाँ पर अतिसंयुक्त अलंकार है। लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है, अतिसंयुक्त अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं। चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती ऐसे। यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ अतिसंयुक्त वर्णन किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर।
चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में, जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी। उस पावन तन की शोभा जैसे थी एकदम दीपायमान सुशोभित मधुर सुंदर, इसमें अतिशयोक्ति वर्णन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए भी बच्चों, अब ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।